Hello everyone, welcome back to the CAD classes. Now today's we will study about a very important topic and that is electric flux. ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है. इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस में एक इसके बेस्ड ऊपर एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है और उस कंसेप्ट को समझने के लिए सबसे पहले आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कंसेप्ट समझना पड़ेगा. तो आज हम डीपली स्टडी करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में. तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझाने से पहले मैं दो आपको ऐसे एग्जांपल दूंगा जिससे कि आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स के साथ ईजिली लिंक हो पाएंगे. तो मैं यहाँ पे दो एग्जांपल ले रहा हूँ. तो पहला देखो, मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन बता देता हूँ पहले कि ज़्यादा से ज़्यादा यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आप पढ़ चुके हो सेकंड चैप्टर में. तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितने एरिया में से नॉर्मली पास आउट करती है, यानी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिस थ्रू ए पर्टिकुलर एरिया, और वो भी नॉर्मली, क्योंकि आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर. तो बेसिकली डेफिनेशन जो आपको बुक में मिलेगी वो क्या मिलेगी कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिस नॉर्मली थ्रू ए पर्टिकुलर एरिया. ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी एरिया में से गुजरेगी तो ज़्यादा फ्लक्स क्रिएट होगा, कम गुजरेगी तो कम फ्लक्स क्रिएट होगा. तो उस फ्लक्स को अच्छी तरह से समझने के लिए मैं पहला एग्जांपल यहाँ पे देता हूँ. देखिए, नॉर्मल सा एग्जांपल है. आपके घर में जैसे कि रूम के अंदर एक विंडो होती है और मान लीजिए उस विंडो में से बाहर से एयर अंदर आती है. तो सोचिए यहाँ पे मैं तीन चीजें बताऊंगा आपको. एक तो वो कि कितनी हवा अंदर आई है रूम के अंदर, और अंदर आने वाली हवा दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर रही है. पहला फैक्टर ये है कि अगर मैं एयर की स्पीड बढ़ा दूं तो, यानी उसकी इंटेंसिटी बढ़ा दूं तो सिंपल सी बात है, अगर मैं स्पीड बढ़ाऊंगा तो ज़्यादा से ज़्यादा एयर रूम के अंदर आएगी. दूसरा फैक्टर, अगर मैं उस विंडो का एरिया इंक्रीज कर दूं, बड़ी विंडो रख दूं, तो ऑब्वियसली बड़ी विंडो होने के नाते ज़्यादा से ज़्यादा हवा उसके अंदर आएगी. तो रूम के अंदर आने वाली हवा दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर गई. पहला स्पीड ऑफ एयर एंड दूसरा एरिया ऑफ विंडो. ठीक है. तो अब इन तीन चीजों को मैं तीन अलग चीजों के साथ कंपेयर कर रहा हूं जो कि हमारा फ्लक्स आज टॉपिक है उससे रिलेटेड. तो मान लीजिए इसके अंदर जो एयर आ रही है, अंदर स्टोर होने वाली जो एयर है उसको मान रहा हूं मैं फ्लक्स ऑफ एयर. फ्लक्स ऑफ एयर, ठीक है. और इसका एरिया ए है, और ये जो हवा अंदर आ रही है ना, ये मान लिया मैंने इंटेंसिटी ऑफ एयर. इंटेंसिटी ऑफ एयर. अब सुनिए ध्यान से, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है. इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती. तो इस रूम के अंदर जितनी भी एयर प्रोड्यूस हुई है या स्टोर हुई है उसको मैं फ्लक्स मान रहा हूं. अब ध्यान दीजिए, फ्लक्स को रिप्रेजेंट किया जाता है फाई से, और फ्लक्स डिपेंड कर रहा है दो फैक्टर्स के ऊपर. पहला फैक्टर क्या है, इंटेंसिटी को मैं ई से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, इंटेंसिटी ऑफ एयर. और दूसरा फैक्टर क्या है, एरिया ऑफ विंडो. तो यहां से साफ तौर पे मालूम चल रहा है फ्लक्स कब इंक्रीज होगा, रूम के अंदर आने वाली हवा कब इंक्रीज होगी, अगर या तो मैं एरिया बढ़ा दूं विंडो का या मैं स्पीड बढ़ा दूं यानी इंटेंसिटी बढ़ा दूं एयर की. तो इन दोनों फैक्टर के जरिए हम फ्लक्स को इंक्रीज कर सकते हैं. तो एक तो ये एग्जांपल था आपका. दूसरा एग्जांपल और लेते हैं यहां पे, उसको भी समझने की कोशिश करिए आप. यहां पे देखिए, दूसरा एग्जांपल आता है आपका कि मान लीजिए एक बकेट है, इसके अंदर एक पानी स्टोर करके रखा हुआ है हमने. तो सिंपल सी बात है, अगर मैं तुमसे पूछूं इट इज ए स्केलर क्वांटिटी और ए वेक्टर क्वांटिटी, तो
तो आप कहोगे ये तो एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि पानी की कोई डायरेक्शन नहीं है, वो तो एक ही जगह पे स्टोर हो रहा है। तो यहाँ पे ये क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी के फॉर्म में प्रेजेंट है। अब मैं कहूं कि अगर इस कंटेनर या बकेट के अंदर एक पाइप लगा दूं मैं, ध्यान से समझना इसको। अब एक पाइप लगा दिया और किसी पंप या मोटर के जरिए उस पानी को खींचा गया, तो आपको साफ तौर पे पता है कि पानी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करने लग जाएगा। ये इसकी डायरेक्शन हो गई। तो अब ये कैसी क्वांटिटी बन गई, दिस ए वेक्टर क्वांटिटी। तो जो पानी बकेट के अंदर स्टोर हुआ है वो फ्लक्स है, क्योंकि फ्लक्स भी एक स्केलर क्वांटिटी है। तो हमारा दूसरा एग्जाम्पल इसके ऊपर ही बेस्ड है। ये मैंने बेसिक चीजें बताई हैं। अब मैं दूसरा एग्जाम्पल आपको सोल्व करता हूं। देखिए किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे दूसरे एग्जाम्पल को। कि मान लिया एक मैंने बकेट ली है यहाँ पे, ठीक है बच्चों, और यहां से वाटर फ्लो कर रहा है, और यहां से एक पाइप गई है, ये पाइप, और ये एक वाल्व लगा दिया। ये आपको इस तरीके से समझ में नहीं आएगा, मैं आपको समझाता हूं। ये इस तरीके का वाल्व है, ऐसे लगाया हुआ है, और यहां से एक पाइप कनेक्ट हो रही है ऐसे। ये पाइप सीधी जा रही है इस बकेट के अंदर, ठीक है, ऐसे रखा हुआ है। यहां से ये पाइप कनेक्ट है और ये पाइप सीधी कंटेनर के अंदर है, या जो भी बकेट या बाल्टी तुमने लगा रखी नीचे उसके अंदर। अब यहां से जो पानी आएगा वो सारा का सारा इस पाइप में से होता हुआ सीधा बकेट के अंदर जाएगा। अब सोचिए जरा इस बात को, अगर मैं इस वॉल्व को इंक्रीज कर देता हूं, बड़ा वॉल्व कर देता हूं, तो ज्यादा से ज्यादा पानी अंदर जाएगा, ज्यादा से ज्यादा पानी स्टोर होगा बकेट के अंदर। क्लियर? छोटा एरिया होगा वॉल्व का, ये जो वाल्व लगा रखा है ना, इस वाल्व का अगर छोटा एरिया होगा तो कम पानी इसके अंदर जाएगा और कम पानी स्टोर होगा उसके अंदर। ये बात भी क्लियर हो गई। अब जरा सोचिए, यहां भी मैं तीन चीजों के बारे में डिस्कस कर रहा हूं। एक, कितना पानी स्टोर हो रहा है, उस फर्स्ट एग्जांपल से भी आप कंपेयर कर सकते हो। उसमें क्या था, कितनी हवा रूम के अंदर आ रही है। यहां क्या है, कितना पानी स्टोर हो रहा है। तो जो पानी स्टोर हो रहा है ना, उसको मैं क्या मान रहा हूं, फ्लक्स। अब ये फ्लक्स किसके ऊपर डिपेंड करेगा, आप जरा ध्यान से दिए। यहां पाइप कनेक्ट है बाल्टी के अंदर, यहां से आने वाले पानी की अगर मैं इंटेंसिटी को इंक्रीज कर देता हूं, यानी मैं स्पीड अगर इंक्रीज कर देता हूं पानी की, तो ज्यादा से ज्यादा पानी कंटेनर के अंदर जाएगा ऑब्वियसली। तो पहला फैक्टर हमारा यही हो गया, इसको मैं मान रहा हूं दैट इज द इंटेंसिटी। रही बात इस वॉल्व की, तो इस वॉल्व का एरिया है जैसे उस विंडो का एरिया था। मैंने बोला कि इस बकेट के अंदर पानी ज्यादा से ज्यादा स्टोर कब होगा, या तो आने वाले पानी की स्पीड बढ़ा दूं यानी इंटेंसिटी को बढ़ा दूं, या फिर इसके वॉल्व के एरिया को इंक्रीज कर देता हूं, तो ज्यादा पानी अंदर चला जाएगा पाइप की सहायता से, और ज्यादा से ज्यादा हम पानी को स्टोर कर सकते हैं। तो यहां भी वही चीज देखने को मिल रही है बच्चों, फ्लक्स फाई, इंटेंसिटी ई, और इस वॉल्व का एरिया ए। तो दोनों एग्जांपल से ये क्लियर हो चुका है कि जो फ्लक्स होता है वो दो फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। फ्लक्स को मैं अफेक्ट कर सकता हूं बाय चेंजिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी एंड एरिया, ठीक है। ये तो हो गई बात दो फैक्टर की। अब ये देखने को मिलता है कि फ्लक्स एक तीसरी क्वांटिटी के ऊपर और डिपेंड करता है, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। वो कौन सी क्वांटिटी है, तो इसी से मैं समझाता हूं आपको। पानी ऐसे आ रहा है, ऐसे पानी आया, ये ऐसे रखा हुआ है। अगर मैं इसको ऐसे मोड़ दूं, ऐसे, और यहां से ये पाइप ऐसे कनेक्ट है, तो यहां से आने वाला पानी क्या इस पाइप में जा पाएगा? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन जैसे मैं इसको ऐसे मोड़ देता हूं, समझ रहे हो ना, या इसको ऐसे मोड़ देता हूं, तो जो पाइप मैंने कनेक्ट कर रखा है ऐसे, तो सारा पानी इसके अंदर से जाएगा, पाइप में से होता हुआ बकेट के अंदर जाके स्टोर हो जाएगा। तो क्या देखने को मिल रहा है, ऐसे करता हूं तो फ्लक्स के ऊपर असर पड़ता है, बिल्कुल भी फ्लक्स इंक्रीज नहीं होता। लेकिन ऐसे करता हूं तो फ्लक्स इंक्रीज होता है। इसका मतलब एक तीसरी क्वांटिटी भी देखने को मिल रही है। सिर्फ इंटेंसिटी और एरिया पे ही डिपेंड नहीं करता। एक तीसरी क्वांटिटी क्या हो गई, ये एंगल। किस एंगल से आप उस इलेक्ट्रिक फील्ड को पास आउट करवाते हो।
तो तीसरा फैक्टर है हमारा एंगल। अब आगे की जितनी भी हम स्टडी करेंगे वो एंगल के ऊपर होगी बच्चों। अब बात आता है कौन सा एंगल मैं यहाँ पे लगाऊंगा, साइन एंगल, कोस एंगल, टेंजेंट एंगल, किस ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ। तो इट्स ए मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। अभी तक मैंने ज्यादा कुछ नहीं करवाया है, सिर्फ 2 एग्जांपल्स की सहायता से ये बताने की कोशिश की है कि जो फ्लक्स होता है ना वो सिर्फ 2 फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया। बट एक तीसरा फैक्टर और आया सामने, दैट इज एंगल। अब एंगल के बारे में हम पढ़ते हैं। तो एंगल के बारे में डिस्कस करने से पहले 5 मिनट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बीच में आता है, दैट इज एरिया वेक्टर। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि एरिया इज ए स्केलर क्वांटिटी और ए वेक्टर क्वांटिटी, तो आप क्या बताओगे? अब हम पढ़ने जा रहे हैं एरिया वेक्टर के बारे में। अभी फ्लक्स खत्म नहीं हुआ है, फ्लक्स की तीसरी क्वांटिटी के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, एरिया वेक्टर। अब आप ये देखिए कि एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है या एरिया एक स्केलर क्वांटिटी है। तो लगभग बच्चे क्या कहते हैं स्टार्टिंग में कि एरिया एक स्केलर क्वांटिटी, कि एरिया की कोई डायरेक्शन नहीं होती। लेकिन हम यहां से देखेंगे कि एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी के तौर पे आता है। देखिए किस तरीके से, मान लीजिए एक पैरेललोग्राम लिया मैंने, ये इसकी लेंथ है L, इसकी विड्थ है W, ठीक है। तो एरिया कितना होता है, पैरेललोग्राम का एरिया कितना होता है, बेस इंटू हाइट। क्या होता है? बेस इंटू हाइट। तो ये तो हो गया बच्चों बेस, मैं लिख देता हूं पहले, बेस इंटू हाइट परपेंडिकुलर। तो एरिया ए बेस L, लेकिन हाइट नहीं है हमारे पास, ये हाइट, इसको मैंने मान लिया परपेंडिकुलर P, और ये लेंथ और विड्थ कुछ डिग्री का एंगल बना रही है यहाँ पे थीटा। तो साफ तौर पे मालूम चल रहा है कि हाइट कितनी है P। अब मैं P की यहाँ से वैल्यू आराम से निकाल सकता हूँ। ध्यान से देखिए किस तरीके से, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। ये कितनी है W, ये मुझे फाइंड आउट करनी है। तो हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर में साइन थीटा लग रहा है, साइन थीटा कितना होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज कितनी है W। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके मैं P की वैल्यू निकाल सकता हूं, W साइन थीटा। तो मैं P की जगह क्या लिख सकता हूं, W साइन थीटा। एरिया आ गया, ये एरिया का मैग्नीट्यूड आ गया। तो अब ये पता कैसे किया जाए कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है? तो देखिए बच्चों, देखिए जरा कि L क्या है, लेंथ। ये देखिए L की एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है, W की भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है। तो L क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी, W क्या हुआ, एक वेक्टर क्वांटिटी। और वेक्टर इनटू वेक्टर क्या मिलता है, वेक्टर ही मिलता है। तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी, ये एक वेक्टर क्वांटिटी, तो एरिया भी क्या हो जाएगा, देयरफॉर एरिया इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। अभी ये खत्म नहीं हुआ है, अभी जरा ये देखिए +1 में आपने पढ़ा है डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। तो साइन एंगल आ रहा है यहाँ पे, तो साइन एंगल आ रहा है तो आपको मालूम चल गया होगा कि ये कौन सा प्रोडक्ट है। ए, अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो A इज इक्वल टू L क्रॉस B, क्रॉस प्रोडक्ट है ये, डॉट प्रोडक्ट नहीं है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में कॉस आता है। साइन थीटा किस में आया था +1 में, क्रॉस प्रोडक्ट में। तो एरिया क्या हो जाएगा, L इंटू W। तो यहां से साफ तौर पे मालूम चल गया है कि भैया एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब जरा और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बातें यहां पे करते हैं। मान लीजिए L और W के बीच का एंगल कितना है, थीटा। अगर मैं लेंथ और विड्थ को एक ही डायरेक्शन में रख दूं, यानी अगर आपकी समझ में नहीं आ रहा, यानी व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, जब L के ऊपर ही ये W आ जाए, W L के ऊपर ही आ जाए तो एंगल 0 हो जाएगा। और यहां से साइन 0 कितना होता है, 0, तो एरिया कितना हो गया बच्चों,
0। दूसरा स्पेशल केस, अगर L और W 90 डिग्री हो जाए, यानी थीटा जब 90 डिग्री हो जाए, L और W लाइक दिस, L और ये W, तो साइन 90 1, तो एरिया कितना हो जाएगा L इंटू। तो साफ तौर पे मालूम चल रहा है कि सिर्फ लेंथ और ब्रेड्थ होने से एरिया नहीं निकलता। कमाल कौन करता है, किसकी इंपॉर्टेंस यहाँ पे ज्यादा हो रही है? सिर्फ लेंथ और ब्रेड्थ होने से कुछ नहीं होता, उनके बीच में कुछ एंगल भी होना चाहिए। एंगल होगा तभी तो एरिया निकाल पाओगे आप। समझ में आई बात? तो एरिया इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी, और यहां से ये भी प्रूव हो चुका है कि एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब वेक्टर है तो उसकी कोई डायरेक्शन भी होगी। अब बात आती है डायरेक्शन के ऊपर, ठीक है? तो यहां से मालूम चल रहा है कि एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है, और सिर्फ लेंथ और ब्रेड्थ होने से एरिया नहीं बनता, उनके बीच में कुछ एंगल भी होना चाहिए, ठीक है? ओके, अब अगले स्टेप पे एक कदम आगे चलते हैं। अब हम ये पता करते हैं कि एरिया वेक्टर की आखिर डायरेक्शन क्या हो, किस तरीके से हम डायरेक्शन निकाल सकते हैं। तो चलिए उसके बारे में देखते हैं। अभी अभी आपने पढ़ा कि एरिया क्या होता है, L W साइन थीटा, और इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं वेक्टर फॉर्म में, ठीक है? ये करने के बाद अब हम एक कदम आगे चलते हैं कि भैया डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। तो डायरेक्शन के लिए भी आप +1 में चलो। +1 में जाके हमने देखा कि यार जहां पे क्रॉस प्रोडक्ट आता था ना, तो वहां पे तो हमने ये पढ़ा हुआ है I क्रॉस J = K, पढ़ा हुआ है। डायरेक्शन क्या होती है, अगर I ये है और J ये है तो K क्या होगा, K इधर आएगा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं ना। तो डायरेक्शन जहां जहां क्रॉस प्रोडक्ट आता है, वहां पे जो चीज हम फाइंड आउट करते हैं उसकी डायरेक्शन क्या होती है, उन दोनों चीजों के प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन होती है। जैसे ये एक एरिया था हमारा, जो वाल्व हमने लिया था, ठीक है? अगर ये ऐसे रखा हुआ है, ये प्लेन है, तो इस प्लेन का एरिया, इस प्लेन के एरिया की डायरेक्शन क्या होगी, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी? तो इसके एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी बच्चों? इसके एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये होगी, लाइक दिस। प्लेन ऐसा था तो एरिया वेक्टर क्या होगा, इस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होती है। यह आपने पढ़ा होगा कि के की डायरेक्शन क्या होगी, के की डायरेक्शन होगी I क्रॉस J के परपेंडिकुलर। जैसे ये बोर्ड है, ये I है, ये J है, तो K की डायरेक्शन क्या होगी, K की डायरेक्शन होगी इसके बाहर की तरफ, इसके इस प्लेन के परपेंडिकुलर। मैं आपसे पूछूं इस दीवार का एरिया वेक्टर क्या होगा, तो इस दीवार का एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, इस पूरे प्लेन के परपेंडिकुलर आपकी तरफ, बाहर की तरफ। इस दीवार का एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा, इसके परपेंडिकुलर। समझ रहे हो? तो ये एक वॉल्व था जिसके अंदर पानी जा रहा था पाइप की सहायता से, तो इसका प्लेन ऐसा है, इसके प्लेन का एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, इसके परपेंडिकुलर। ये आप समझिए, ठीक है? चलिए अब यहां से डायरेक्शन भी समझ में आ गई हमें कि एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होती है भाई परपेंडिकुलर डायरेक्शन, प्लेन के परपेंडिकुलर। अब हम आगे चलते हैं। आगे हमें देखने को मिलता है अब हम देखेंगे इसमें कि किस तरीके से फ्लक्स की तीसरी क्वांटिटी यहां पे आती है। देखिए जो चीज हमने स्टार्टिंग में ली थी, पाइप लगा के सीधा बकेट में कनेक्ट कर रखा था पाइप। अब जरा देखिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड, जो पानी आ रहा था ना, वो मैं मान लेता हूं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बकेट के अंदर जो पानी जमा था वो फ्लक्स था हमारा, और वाल्व का जो एरिया था वो ए था हमारा। वही तीन फिजिकल क्वांटिटी यहाँ पे यूज कर रहे हैं। मान लीजिए जब ये ऐसा था, ऐसा रखा हुआ था, ठीक है, ये पाइप इससे कनेक्ट करते हैं, ऐसे क्या हुआ, ध्यान से देखना, यहां से पानी आया,
यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आई, ठीक है, इंटेंसिटी। अब जरा सोचिए कि इसका प्लेन कैसा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इसके प्लेन के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रही है। ध्यान से सुनना, इसके प्लेन के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रही है। सोचो, ये ऐसे खड़ा है, ऐसे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आई, यानी जो पानी आ रहा था ना वो इलेक्ट्रिक फील्ड के तौर पे मैंने एज्यूम कर लिया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आई। तो इसका प्लेन ऐसा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, प्लेन ऐसा है, 90 डिग्री है प्लेन के साथ, बट एरिया वेक्टर के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रही है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ध्यान से देखना बच्चों, इस प्लेन का एरिया वेक्टर क्या होगा, ये होगा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ये प्लेन, तो इसका परपेंडिकुलर ये होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ रही है। तो यहाँ पे दो बातें देखने को मिल रही है हमें, क्या, ध्यान से सुनना, कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है ना, ये प्लेन के साथ, प्लेन ऐसा है, प्लेन के साथ तो 90 डिग्री का एंगल बना रही है। और मैं आपसे पूछूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रही है, तो एरिया वेक्टर तो इसके परपेंडिकुलर जा रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर जा रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ये 0 डिग्री का एंगल बना रहा है। कौन सा लेके चलेंगे, कौन सा लेके चलेंगे। फ्लक्स में ये आया था हमारा ये, हमें एंगल पता करना है, हमें एंगल पता करना है। अब जरा ये बताइए मुझे कि जब ये ऐसा था, ऐसा, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ रही है, यानी पानी ऐसे आ रहा है, प्लेन ऐसा है, प्लेन, पानी ऐसे आ रहा है, ऐसे जा रहा है पानी, और प्लेन भी ऐसा है, कितने डिग्री का एंगल बना, 0 डिग्री का एंगल। लेकिन अगर मैं कहूं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ रही है ये एरिया वेक्टर के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रही है, सोचो जरा, कंसेप्ट को क्लियर कीजिए। प्लेन ऐसा है, लेकिन इस प्लेन का एरिया वेक्टर किधर है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, और इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है ऐसे, कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 90 डिग्री का एंगल। तो फ्लक्स इंक्रीज हुआ या डिक्रीज, ऐसे आया, क्या पानी बकेट में जा रहा है इस कंडीशन में, जब ये ऐसे रखा हुआ है मैंने, इलेक्ट्रिक पानी आया, आगे से गुजर गया, इधर से गुजर गया, ऊपर से गुजर गया, नीचे से गुजर गया, पाइप में तो गया ही नहीं। पाइप में कब जाता, जब ये ऐसे रखा होता, इस स्थिति में, तभी तो पानी इससे टकरा के सीधा पानी बाल्टी में जाता, लेकिन ये ऐसे रखा हुआ है। तो बहुत ही इजी कंसेप्ट हो रहा है यहाँ पे कि अगर प्लेन ऐसा है और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ रही है, यानी पानी ऐसे आ रहा है, तो बकेट के अंदर पानी जा रहा है या नहीं जा रहा, बिल्कुल नहीं जा रहा, यानी फ्लक्स कितना हो गया, 0। अब मुझे ये बताइए कि ट्रिग्नोमेट्री की कौन सी रेशियो ऐसी है जो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही है, एरिया वेक्टर इधर जा रहा है, 90 डिग्री पे फ्लक्स 0 पैदा हो रहा है। तो ट्रिग्नोमेट्री की कौन सी रेशियो ऐसी है जो 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए 0 रिजल्ट देती है, कौन सी है, ऑब्वियसली cos थीटा। कौन सी क्वांटिटी ऐसी है, cos 90 ही तो 0 होता है, क्लियर हो रहा है, cos 90 ही तो 0 होता है। अगर मैं इसको ऐसे रख दूं तो ऐसे, ठीक है, क्योंकि फ्लक्स के अंदर हमें किसका एंगल देखना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है। फ्लक्स जब भी निकालो किसी चीज का, तो किन दो चीजों के बीच का एंगल आपको देखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर। प्लेन को नहीं देखना, प्लेन ऐसे रखा हुआ है तो इसका एरिया वेक्टर इधर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ रही है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, लेकिन बाल्टी में तो पानी जा ही नहीं रहा, यानी फ्लक्स तो 0 आ रहा है। तो किस फिजिकल, ऐसी कौन सी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है जो 90 डिग्री पे 0 रिजल्ट देती है हमें, कोस। तो इट्स सो सिंपल, ये आपको करना है। तो कौन सा थर्ड हमारी फिजिकल क्वांटिटी फ्लक्स के ऊपर डिपेंड करती है, दैट इज कोस थीटा, यानी एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। ये कंप्लीट इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला यहाँ पे बनता है हमारा। एक बार फास्ट रिकॉल कर लेते हैं कि बच्चों, स्टार्टिंग में मैंने 2 एग्जांपल दिए जिससे कि ये प्रूव हो चुका कि फ्लक्स है ना 2 क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड किया, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर। लेकिन जो कुछ भी हमने आज पढ़ाया वो पढ़ाया एरिया के ऊपर। तो सबसे पहले मैंने ये प्रूव किया कि एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है और एरिया की डायरेक्शन क्या होती है, प्लेन की परपेंडिकुलर। तीसरा ये स्टेप था हमारा।
आज का जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है कि एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी, एक तो ये स्टेप, और दूसरा क्या है कि एरिया इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ सरफेस। इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि एरिया, ठीक है, और फ्लक्स निकालते वक्त हमें क्या देखना है, टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स वी ऑलवेज रिमेंबर एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। फ्लक्स जब जब निकालोगे आप न्यूमेरिकल में, तो फ्लक्स निकालते वक्त वो एंगल आपको देखना है जो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में बन रहा है, वही आप एंगल यहाँ पे यूज करोगे। आपको वो पानी वाला कंसेप्ट समझ में आना है चाहिए बस, कि यहाँ से पानी आया, ठीक है, ये वॉल्व ऐसे रखा हुआ है, यहाँ से पानी आया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, यहाँ से पानी आया, एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर, इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे जा रही है, एंगल 0, तो क्या फ्लक्स बढ़ा? यस, ऐसे रखने पे तो पानी जा रहा है ना बाल्टी में, इंक्रीज हो रहा है, मैक्सिमम जा रहा है। तो ये भी बता दीजिए कि किस फिजिकल क्वांटिटी पे 0 एंगल पे 90 डिग्री 0 एंगल पे मैक्सिमम वैल्यू आती है, कॉस की आती है, cos 0 वाली। तो किसी तरीके से समझ सकते हो भैया, ऐसे समझो या ऐसे समझो। ऐसे समझोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एरिया वेक्टर 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, पानी बिल्कुल नहीं जा रहा, 0, तो cos 90 हो रहा है यहाँ पे। ऐसे जब रखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर 0 एंगल बना रहे हैं, पानी जा रहा है मैक्सिमम, तो 0 डिग्री पे मैक्सिमम भी cos देता है और 90 डिग्री पर 0 भी cos देता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। क्लियर? तो आज इस वीडियो में इतना ही, इस कंसेप्ट को समझिए। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम प्लीज कंसल्ट विद मी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं मुझे कि क्या आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, फिर आपको उसी प्रॉब्लम के हिसाब से आपको फिर से करवाया जाएगा ये। तो आज के लिए इतना ही, आई होप क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, सो थैंक यू सो मच।